मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आपकी क्लासेस अच्छी चल रही होंगी, आप हमें डेली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा हम आपको आने वाली एग्जाम्स के हिसाब से करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं। मंडे को हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी न्यूज़पेपर में रहे हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक है, होता क्या है कि जैसे करंट अफेयर्स है ना, आने वाले जैसे आर एग्जाम हो गया, आपका यूपी पीसीएस भी आने वाला है, तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं, नंबर्स फ्लक्चुएट करते हैं, बट क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब अगर खुद आप पेपर पढ़ने बैठोगे ना तो उसमें बहुत टाइम जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या कवर करें। तो हम क्या करते हैं, हम डेली जो भी इंपॉर्टेंट लगता है कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है उसको हम यहाँ पे शॉर्ट करके थोड़ा कंपाइल करके रखते हैं ताकि आपको थोड़ी सुविधा हो। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी एग्जाम्स के लिए बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उनको जाकर चेक कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल होंगी। और जो भी कोई नया फॉर्म आता है, नई वैकेंसीज होती हैं, उसमें कैसे क्या चीज़ें हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन आप नीड होगी या कैसे फॉर्म फिल करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, इन सब के बारे में भी हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप वो भी हमारे वीडियोज देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसके बाद हम आएंगे हमारे करंट अफेयर्स पर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। ध्यान से पढ़िए, क्या है केंद्र वित्त पोषित, मतलब ऐसा गाय अभ्यारण्य है जिसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट वित्त प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंस कर रही है। तो गाय अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ये फर्स्ट टाइम है। तो कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट टाइम हो रही है ना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है, 8वां नंबर है, 9वां नंबर है, 10वां है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। वो चलो हो जाता है कि ये तो बेसिक चीज़ होगी, हमेशा होती रहती है, बट कोई चीज़ पहली हो रही है, लास्ट हो रही है, वो आपको हमेशा याद रखनी है। तो क्या है, पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य है। ऑप्शन देखते हैं, मुजफ्फरनगर है, मथुरा है, अयोध्या है, रायपुर है। ठीक है, ये रायपुर होगा, आप इसको ठीक करिएगा। ठीक है, चलिए मार्क करिए आंसर जो आपको सही लग रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है, एक वीक पूरा मतलब सेलिब्रेट किया गया है, उसकी थीम पूछिए, उसकी थीम क्या थी। मतलब राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया गया है उसकी थीम क्या है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, हम ऑप्शन देखते हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, मतलब सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा नायक बने, सड़क सुरक्षा नायक बने। ठीक है, नेक्स्ट हम पर्व करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को बचाने के लिए स्वयं सुरक्षित रहें। आपको ये सारी तो लग रही होंगी, सारी सही हैं, सारी एक जैसी लग रही हैं, तो इसलिए कहते हैं थोड़ा सा खुद को अपडेट रखें, क्योंकि आप जब थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करते रहते हैं, थोड़ा देखते रहते हैं कुछ क्या कैसे चल रहा है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं आपके इनकॉन्शियस माइंड में ना थोड़ा चीज़ें रहती हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या है, सड़क सुरक्षा नायक बने, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2024 में प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे, जो प्रसिद्ध गायिका है प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, उनका संबंध किस घराने से है या किस घराने से था। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, जयपुर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना। मार्क करिए आंसर जो सही लग रहा है आपको। इसका सही आंसर है किराना घराना। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो जो गायिका प्रभा अत्रे थी वो किराना घराना से रिलेटेड थी। शायद इनकी उम्र 90+ थी, 90+ हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना शुरू की है। युवा निधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, न्यू दिल्ली। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, कर्नाटका। कर्नाटका ने हाल ही में युवा निधि योजना शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। बताइए नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑप्शन है रॉबर्ट फिको, नाम ही ऐसा आपको लगे, ताइवान के नहीं है, चाइनीज ताइवान उनके नाम थोड़ा अलग होते हैं ना, आप कई बार ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन देखिए हम क्या है, रॉबर्ट फिको है, सुल्तान इब्राहिम ताइवान में कैसे होंगे थोड़ा सा, विलियम लाई ताई चिंग ते, थोड़ा नाम ऐसा लग रहा है ना वहाँ का हो सकता है, डेनियल नोबुआ। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है विलियम लाई चिंगते, ये नाम है, ये ही हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है,
अच्छा आप ये बताइए कि ताइवान ने किस देश के बारे में ये कहा है कि ताइवान की स्वतंत्रता से ये डॉट डॉट देश खुश नहीं है या सपोर्ट में नहीं है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन ऐसा देश है जो ताइवान की स्वतंत्रता से खुश नहीं है या सपोर्ट में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। पहली महिला ऐसी हैं जिन्हें पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, और किस उद्योग में? चीनी उद्योग में। चीनी उद्योग में इन्होंने जीता है। ऑप्शन देखते हैं हम। दीपा भंडारे, सुधा मूर्ति, डॉक्टर सबीरा प्रकाश, अरुणिमा सिन्हा। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही आंसर क्या होगा? दीपा भंडारे। दीपा भंडारे पहली महिला हैं ऐसी जिन्होंने चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीता है। चलिए हम 2023 जनवरी से लेकर 2024 जनवरी तक जितनी भी महिलाएं हैं जिनको स्पेशली किसी क्षेत्र में पहली बार कुछ अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है, जिनका नाम न्यूज़पेपर्स में रहा है, इंपॉर्टेंट रहा है, उनको हम देख रहे थे क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड जब कोई नई खोज होती है, नया कोई आविष्कार होता है, या कोई उनको नया मतलब कोई पुरस्कार दिया जाता है, किसी सेक्टर में उनकी ज्वाइनिंग होती है, कुछ मतलब स्पेशल होता है ना, महिलाओं से रिलेटेड होता है, जो पहली बार होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आज जो भी आजकल की सोसाइटी है वो महिलाओं को लेकर बहुत सतर्क है, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सोचती है, उनके लिए नई नई योजनाएं स्टार्ट करी ताकि जो महिलाएं जो पिछड़ी हैं, जो पीछे रह गई हैं पुरुषों की तुलना में, वो भी आकर बराबरी में पुरुषों के साथ बराबरी करें। जो देश का विकास है, जो भी इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मतलब इकोनॉमिकली, सोशली जो भी जैसे भी डेवलपमेंट में जैसे सपोर्ट कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, महिलाएं करें। इसके लिए क्या है, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे ले आने के लिए कोई ना कोई मुहिम चलाई जाती रहती है। तो हम देखते हैं कि इस साल जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने किसी न किसी सेक्टर में कुछ अच्छा अचीव किया है, अपना नाम कमाया है, उनको देखते हैं। ठीक है, पहला नाम क्या है? विजय लक्ष्मी रमन। विजय लक्ष्मी रमन है भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं। निधन हुआ है इनका। ठीक है, ये पहली महिला अधिकारी थी किसमें? भारतीय वायुसेना में, विजय लक्ष्मी रमन। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 हैं। नंदिनी गुप्ता है मिस इंडिया 2023 की हैं। शिवा चौहान है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं ये। सुरभि जखमोला क्या है? विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली ब्रो की पहली महिला अधिकारी। ठीक है, BRO एक तरीके से सैन्य मतलब ग्रुप है, उसका नाम है। ठीक है, नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी क्या है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक है। नेक्स्ट है मेघना अहलावत, TTFI की पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट डॉक्टर सोनाली घोष, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक हैं। पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन है। ठीक है, ये सारे नाम आप याद रखिएगा, आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्या है? स्वाति नायक। स्वाति नायक कहाँ से? नॉर्मन ई बोरलाग की फील्ड अवार्ड 2023 मिला है इनको। ISO सर्टिफिकेट पाने वाली पहली महिला है भोपाल में। ठीक है, साधना सक्सेना नायर मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला है। हुमैरा मुश्ताक, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश एड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर बनी है ये हुमैरा मुश्ताक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन है एंड CEO हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला और चेयरमैन और CEO हैं। US नेवी की पहली महिला चीफ कौन है? लिसा फ्रांचेट्टी। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर है मिशेल बुलाक। सेलेस्टे साउलू विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला SC हैं। ठीक है, परमिंदर चोपड़ा है भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्प की पहली महिला CMD हैं। नेक्स्ट क्या है? दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, IAF अधिकारी हैं ये। सुरेखा यादव वंदे भारत का संचालन करने वाली पहली एशिया की पहली महिला लोको पायलट है ये। आप इसको याद रखिएगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, शिवांगी सिंह हैं राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, एक ये भी याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, ये भी हमेशा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जो अवनीश चतुर्वेदी हैं सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है ये। अवनीश जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वनडे एग्जाम्स में और भी एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दिशा नाइक है देश की पहली
एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी हुई हैं, ठीक है। मनीषा पीढ़ी देश की पहली महिला एडीसी सहायक डी कैंप बनी हुई हैं, ठीक है। कंचन देवी ICFRI की पहली महिला निदेशक हैं, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री के हैं, रिसर्च एंड एजुकेशन इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। $100 अरब वाली, ये मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला है फ्रांसवा बेटनकॉप, मयाजा फ्रांस की हैं, ठीक है। ये शायद इनकी कंपनी है लॉरियल है, उसकी मालिक मतलब ये मालिक हैं, ठीक है। जनरल नीना सिंह CISF की पहली महिला है डायरेक्टर, ये बताया था मैंने आपको। CISF की ये पहली महिला डायरेक्टर बनी हुई है। और जो पहले इनकी पोस्ट पर थे, जो CISF के डायरेक्टर थे, उनको अभी UPSC का मेंबर बनाया गया है। आप नाम बताइए कि कौन है वो, ठीक है। डायरेक्टर सवीरा प्रकाश पाकिस्तान में चुनाव के लिए पहली बार हिंदू महिला ने नॉमिनेशन भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आज का पहला जो हमारा टॉपिक है, द रेलवे मिनिस्ट्री इंक्लूड्स उडुपी स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम फॉर रीडेवलपमेंट। जो उडुपी स्टेशन है उसको अमृत भारत जो हमारी परियोजना चल रही थी उसमें इंक्लूड करने की अभी हाल ही में भारत सरकार ने अनाउंसमेंट की है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो अमृत भारत योजना है ये है क्या। रेलवे स्टेशन बहुत सारे अलग अलग हमारे अलग अलग राज्यों में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं। मतलब किसी देश की जितनी जनसंख्या नहीं होगी उतने लोग हमारे यहाँ पे भारत में ट्रैवल करते हैं लोग डेली स्टेशन मतलब रेल के थ्रू। तो पहले क्या था, पहले जो भी रेलवे वगैरह प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते थे बहुत गंदे होते थे, उनकी मतलब जो सुविधाएं होनी चाहिए होती थी वो नहीं होती थी। अब क्या है, अब ना गवर्नमेंट बहुत सतर्क होगी इन चीज़ों को लेकर के। जो रेलवे स्टेशन है उनमें नई नई चीज़ें, नए नए इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, लोगों की सुविधा के लिए बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज ऐड की जा रही हैं। तो उसमें अभी क्या क्या किया गया है, एक नया तरीका, मतलब उन्होंने ये सोचा है कि जैसे कोई भी बनारस है तो बनारस के स्टेशन में वहाँ की जो GI टैग कोई सामान है, साड़ी है, बनारस की साड़ी है, तो वहाँ पे बनारस की साड़ी वगैरह की जो एग्जीबिशन लगाई जाए या सेल की जाए रेलवे स्टेशन पे। ऐसे अलग अलग जो भी अलग अलग देश के जो कोने कोने में रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पे अलग अलग जो भी स्टेट्स के इंपॉर्टेंट GI टैग से इंपॉर्टेंट सामान होते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, उनको वहाँ पे बेचा जाए ताकि थोड़ी सी ख्याति है सामान की भी ख्याति हो। मतलब जो भी सामान जहाँ का फेमस हो उसके बारे में भी लोगों को जागरूकता फैले, लोग जाने उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे मतलब टूरिस्ट वगैरह होते हैं जो भारत के बाहर से आते हैं, और जैसे बनारस में बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। आधे लोगों को नहीं पता हो कि बनारस की फेमस चीज़ क्या है, लेकिन अगर आप उसको स्टेशन में एग्जीबिशन के फॉर्म में लगाएंगे या फिर वहाँ पे सेल करेंगे तो लोगों को पता चलेगा अच्छा यहाँ की ये चीज़ें फेमस है, इसलिए ये भी ऐड किया गया है, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS के बारे में देखते क्या है। लॉन्च इन February 2023 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जो रेल मंत्रालय है उसने फरवरी 2023 में इसे लॉन्च किया था। ये जो इन्वाइसेस द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेशंस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस विद अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। क्या करते हैं, ऐसे डेवलपमेंट करना चाहते हैं रेलवे स्टेशन का जो लंबे समय तक हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। मतलब ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे सेटअप नहीं करना चाहते कि 2-4 महीने चले या साल भर चले उसके बाद वो आउटडेटेड हो जाए। तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं जिससे वहाँ का विकास हो सके और लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक उसको हम कंटिन्यू कर पाएँ। नेक्स्ट, द स्कीम वॉज लॉन्च्ड टू रीडेवलप 1309 stations across the country and is based on the master planning for long term and implementation of the same as per needs and the demand of the station to station। क्या बोला है, 1309 स्टेशन जो ऑल ओवर इंडिया में है उनको ऐसे डेवलप करना था ताकि लॉन्ग टर्म वो सस्टेन कर सके, ठीक है। ये पहले बात तो है, जैसी डिमांड है जैसी नीड है लोगों की जो वहाँ पे आते हैं जाते हैं जैसी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डेवलप करना था स्टेशन टू स्टेशन कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ABSS क्या है। द ABSS एम्स टू इन्हांस द फैसिलिटीज बियॉन्ड द मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज़। मतलब क्या बोला है, इसमें बोला है कि ऐसे इन्हांस करना है, मतलब ऐसे रेलवे स्टेशन को ऐसे विकसित करना है कि हमारी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ती है लोगों को वहाँ पे जो आते हैं मतलब ट्रैवलिंग करने आते हैं जो रेलवे से ट्रैवल करते हैं उनको जो चीज़ों की नीड होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो। तो छोटी से छोटी चीज़ लेकर के सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हों। इट आल्सो एम टू कंस्ट्रक्ट ऑन रूफ प्लाजा एंड सिटी सेंटर्स एट द स्टेशन।
क्या बोला, ऐसे मतलब रेलवे स्टेशन पे रूफ प्लाजा छतों पे मतलब बड़े बड़े होटल्स वगैरह बिल्ड करने की बात की जा रही है, प्लाजाज वगैरह, और सेंटर्स एट द स्टेशन, सेंटर्स वगैरह बनाने के स्टेशन में बात की जा रही है। इसमें नेक्स्ट क्या है, इट कैटर्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एमिनिटीज एज वेल एज अपग्रेडेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एमिनिटीज। मतलब इसमें बोला कि ऐसी हमें नई नई चीज़ें भी ऐड करनी है जिससे हम डेवलपमेंट कर सके स्टेशन का, और जो पुरानी जो चीज़ें हम लग रहा है कि आउटडेटेड हैं उनसे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, या एक तरीके से बर्डन है, वो जितना हम उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, आउटकम नहीं आ रहा है, तो उनको हम रिप्लेस करके नई चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, REC लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द फाइनेंस फॉर रोड्स एंड हाईवेज सेक्टर। REC जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये न्यूज़ रही है हमारे पास अभी। इसमें क्या है, जैसे बहुत सारी ग्रामीण वगैरह जैसे गांव वगैरह होते हैं उसमें बोलते हैं 100% उनका इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पहुँच गई है। 100% का मतलब इतना होता है कि जो हम लोग डाटा में देखते हैं ना कि कोई गांव है उसमें 100% बिजली पहुँच गई, 100% सच में नहीं पहुँचती। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई गाँव है वहाँ पर 2 अस्पताल हैं, वहाँ पर बिजली अवेलेबल है, 2 स्कूल है, वहाँ पर बिजली अवेलेबल है। उसके अलावा क्या है 10% या 12% वहाँ पर लोकल लोगों के पास बिजली अवेलेबल है, बस उसको वो मार्क कर देते हैं कि ये गाँव 100% इलेक्ट्रिसिटी से हो गया है, मतलब यहाँ पे बिजली हर घर में अवेलेबल है, ये डाटा होता है। तो अगर आपको कोई कभी कहीं दिखे कि ये मतलब कोई गांव है वो 100% इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अवेलेबल है, इसका मतलब समझिएगा 10% या 12% ही बिजली वहाँ पे अवेलेबल है, उसको ही दिखाते हैं। मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ें और होती हैं, रियल में कुछ और होती हैं। तो वही बता रहे इसमें क्या है, जो REC है, REC क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है REC, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड इन 1969 में इसका स्टार्ट किया गया था। फोकसिंग ऑन द पावर सेक्टर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। इसमें क्या था, जो ऑल ओवर इंडिया में हमें क्या मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी सेक्टर्स वगैरह हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, उनका डेवलपमेंट करना, ये सारा काम किसका होता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का होता है। अपॉइंटेड एज अ नोडल एजेंसी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप स्कीम ऑफ एज फॉलोइंग। मतलब क्या था, नोडल एजेंसी ग्रुप में स्टार्ट किया गया था इसे, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो सौभाग्य योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड NEF क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम क्या है। असिस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन मॉनिटरिंग द उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जो हमारी उदय योजना चल रही है उसको वो इसके अंदर चल रही है, ठीक है। प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स एंड अदर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट टू स्टेट, जो ये योजना चल रही है उदय, ये इसके तहत चलिए। इसके अलावा क्या है, जो बहुत सारे स्टेट्स वगैरह हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। कंपनीज फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स इन द कंट्री, कंपनीज जो होती हैं जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, रोड बिजली वगैरह के लिए खंबे लगाती हैं, उन सबको फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो अच्छा बताइए आपकी जो बिजली हमारी है वो किस मतलब कौन सी सूची में आती है, 7वें सूची के तहत जो संघ सूची है, राज्य सूची है, या एक समवर्ती सूची होता है, किस सूची में ये आएगा, आप ये कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है। REC फंड इट्स बिजनेस विद द मार्केट बोरोविंग्स और वेरियस मैच्योरिटीज इंक्लूडिंग बॉन्ड्स एंड टर्म्स लोन्स एंड अपार्ट फ्रॉम द फॉरेन बोरोविंग्स। जो REC फंड है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो, उसमें जो हम फंड यूज़ करते हैं उसको बोला गया है कि हम पैसे कहाँ से इकट्ठा करते हैं। तो कैसे इकट्ठा करती है REC फंड, कैसे इकट्ठा करती है, बोरोविंग्स उधार लेती है बहुत सारी मार्केट से, या फिर वेरियस मैच्योरिटीज, उसके पास जो शेयर वगैरह होते हैं, मैच्योरिटीज़ वगैरह होती है, उनको सेल करके जिसमें बॉन्ड होते हैं, लोन्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द फॉरेन बोरोइंग्स, जो फॉरेन बोरोइंग्स होते हैं उनको हटा करके उसके पास बॉन्ड वगैरह है या कुछ चीज़ें ऐसी अवेलेबल जिनको बेच करके वो लोन फंड इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। वो सब चीज़ें उसमें रहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये न्यूज़ है हमारी कि साउथ अफ्रीका ने हाल ही में जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पे एक अपील दायर की है, या मतलब एक मामला वहाँ पे ले गए हैं कि जो इजराइल है, जो इजराइल जो कर रहा है वो एक तरीके से जेनोसाइड है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की हत्या हो रही है, तो वहाँ पे ले गया है। तो उसी के बारे में क्या कहा गया है, वाई है साउथ अफ्रीका ड्रैग्ड इजराइल टू द ICJ से इंटरनेशनल जो कोर्ट है
ठीक है, उसमें वो ले गया तो उन्होंने यही बोला है कि जो आप इजराइल जो सारी चीज़ें कर रहा है वो चीज़ें ठीक नहीं है। कम से कम 25-30 लोग वहाँ 25-30 से 25,000 से 30,000 लोगों की डेथ हो चुकी है वहाँ पे, इतने सारे लोगों का मानना इस तरीके से जेनोसाइड ही होता है। और इससे और भी इसमें चीज़ें क्या है कि वहाँ पे जो इजराइल जो जहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं 90% वहाँ पे लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, मतलब दूसरी जगहों के लिए जा रहे हैं। 90% वहाँ की आबादी दूसरी जगहों पे जा रही है। और हो क्या रहा, इजराइल ना मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह पे भी बम छोड़ रहे हैं वहाँ पे भी। तो ये पूछा गया कि आप हॉस्पिटल्स में क्यों ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमें लगता है कि हॉस्पिटल्स के नीचे बंकर बने हुए हैं जिससे हमें इन फ्यूचर वो हम पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कोर्ट में ले जाई गई हैं। इसका हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। जो आईसीजे है उसको बोलते हैं जस्टिस विदाउट पावर। मतलब कोई भी जस्टिस कोई भी निर्णय दे देते हैं, आईसीजे जो कोई भी निर्णय देता है तो अगर कोई पावरफुल कंट्री है, वेल्थी कंट्री है, तो वो इनके डिसीजन को वैसे भी नहीं मानती है। जैसे अमेरिका वगैरह है, आप उनको कोई भी डिसीजन दे दीजिए कि भाई आपने ये गलत किया, बट वो नहीं मानेंगे, वो क्योंकि वेल्थी कंट्री है वो। तो इसमें क्या इसको क्या कहते हैं, जस्टिस विदाउट पावर्स। मतलब जस्टिस विदाउट पावर, आप कोई भी जस्टिस दे रहे हो बट आपके अंदर ये पावर नहीं है कि आप जो भी जस्टिस दे रहे हो वो दूसरे लोग इम्प्लीमेंट कर सके। जो आईसीजे है उसमें लगभग 15 मेंबर्स होते हैं, मतलब 15 जजेस होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, लगभग 15 जज होते हैं। और एक सिंगल जज होता है, उसकी जो मतलब वर्क पीरियड होता है, उसका कार्यकाल लगभग 9 साल का होता है। 9 साल के लिए किसी को चयनित किया जाता है, ठीक है। 9 साल 15 होते हैं। अलग अलग सेक्टर से, जैसे ले लिया लैटिन अमेरिका से 3 हो गए, यूरोप से 5 हो गए, ऐसे मतलब अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ से अलग अलग संख्या में जजेस सिलेक्ट किए जाते हैं और लगभग 15 लोग होते हैं जो वहाँ पे बैठते हैं। ये सारे जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं और उसमें एक जो जज होता है वो हमारा मेन होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जयशंकर टू विजिट ईरान एज यूएस यूके टारगेट एरिया अंडर हाउती कंट्रोल। जो अभी हाउती पे जो यूके और यूएस ने एक तरीके से हमला किया, उसके बाद क्या हुआ है, जो इंडिया एमएनसी के लोग हैं, जयशंकर हैं, वो उन्होंने विजिट किया है वहाँ पर। क्योंकि हो क्या रहा है बताती हूँ। क्योंकि हमारा जो बहुत सारा ट्रेड है ना, वो ईरान हो गया, यमन हो गया, वहाँ से जो ऑयल वगैरह हम वहाँ से ख़रीदते हैं, वहीं से हमारी मतलब वहीं से चीज़ चल रही हैं। बट अगर हम वहाँ पे कोई ऐसी घटना होती है जिससे वहाँ पे कोई मतलब अनहोनी होती है, वहाँ की सिचुएशंस ख़राब होती हैं, तो उससे हमारा हम जो तेल वहाँ से इंपोर्ट करते हैं वो अफेक्ट होगा। तो हमारे यहाँ हो सकता है इन्फ्लेशन आ जाए, हमारे यहाँ चीज़ें महंगी हो सकती हैं, इसलिए वहाँ पे उन्होंने विजिट किया है। क्योंकि मना किया गया था कि ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि इन फ्यूचर कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, इसलिए उनको वहाँ पे विजिट करना पड़ा। आपको ये बस याद रखना है, ठीक है। जस्ट फॉर द नॉलेज है, ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं, बस मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। नेक्स्ट क्या है, मसल्स एनर्जी डिप्लेशन लिंक्ड टू लॉन्ग कोविड स्टडी। मतलब इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा रहा है जिसको कोरोना के समय कोरोना हुआ है, तो उस टाइम वो चलो ठीक है रिकवर हो गए थे, बट अभी क्या हो रहा, उनकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी वीकनेस देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है अचानक, जो कोरोना के टाइम पे इन्फेक्टेड हुए थे, बाद में ठीक हो गए, अभी तक नॉर्मल थे, मतलब कुछ नहीं था उनके बॉडी में, कोई सिम्टम्स नहीं थे, कहीं से कोई बीमारी के लक्षण नहीं थे, बट अचानक से उनको हार्ट अटैक आया या कुछ ऐसी अनहोनी हुई और उनकी डेथ हो गई। तो ये बोला गया है कि अगर कोरोना के टाइम पे आप बीमार हुए हो तो आप अपना बॉडी चेकअप कराते रहिए, ताकि अगर लगे आपको कि बॉडी में कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो मतलब कि अनयूजुअल लग रहे हैं, आपको पहले नहीं थे, आप उसका ध्यान रखिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी डेथ देखने को मिली है, जो बंदा बहुत मतलब जो भी पर्सन था वो बहुत नॉर्मल था, उसमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं थे, उसको कुछ पता भी नहीं था, बट वो अगर बैकग्राउंड चेक किया गया तो पता चला उसको कोरोना के टाइम पे वो इन्फेक्ट हुआ था। कोरोना से होता क्या, कोरोना वायरस से हमारा जो इम्यून सिस्टम था ना वो वीक हो रहा था। तो आई थिंक इम्यून सिस्टम उस टाइम वीक हुआ है, उस चक्कर में हमें कोई दूसरी बीमारी ने मतलब पकड़ लिया, उसके चलते लोगों की यहाँ पे डेथ हो रही है। ये इस आर्टिकल में बताया गया है, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। ये है नियर कंप्लीट डैम ऑफ केन बेतवा प्रोजेक्ट एट टू गेट इन्वायरमेंटल नॉड। तो क्या हो रहा है, जो केन बेतवा एक डैम बन रहा था उससे रिलेटेड न्यूज़ है, देखते हैं इस पे। ये देखिए,
ये केन नदी है, ये बेतवा नदी है, ये दोनों नदियाँ यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पे डैम बन रहा था एक, केन और बेतवा, केन बेतवा में डैम बन रहा था। उससे हो क्या रहा था, उससे होता कि जैसे जो बुंदेलखंड वाला एरिया है जहाँ पे सूखा से लोग बहुत प्रभावित रहते हैं, वहाँ पे इरिगेशन अच्छा हो पाता, पानी की उपलब्धता हो पाती। लेकिन इसके इन्वायरमेंटल बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। जो हमारा ये पन्ना है, पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पे पड़ता है, ये एमपी और यूपी दोनों के लिए लाभप्रद भी था। इसे कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से इसे अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो इसमें अगर पूछे कि किस टाइगर रिजर्व के पास पड़ता है जो डैम है, तो ये कहाँ पे है, पन्ना टाइगर रिजर्व से पड़ता है। ये एक तो पहला तो इन्वायरमेंटल साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा था, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है। आपको बस ये याद रखना है कि एमपी यूपी बॉर्डर में हो रहा है ये, और ये आप लोकेशन याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डीआरडीओ लॉन्च उग्रम इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल फॉर आर्म्ड फोर्सेस। डीआरडीओ ने खुद का एक असॉल्ट राइफल बनाया जिसका नाम क्या है, उद्ग्रम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्ग्रम क्या है, तो आपको समझ में आएगा उद्ग्रम किसी राइफल का नाम है। पहली बात तो स्पेशली क्या है, ये डीआरडीओ ने खुद बनाया, 30 दिन के अंदर इस राइफल को बनाया गया है और डीआरडीओ ने बनाया है। नाम क्या रखा है इसका, उद्ग्रम रखा है, ठीक है। ये इसकी इमेज लगी हुई है। क्या, द राइफल हैज़ एन इफेक्टिव रेंज ऑफ 500 मीटर्स, मतलब लगभग आधा किलोमीटर की रेंज है इसमें। वेट लेस देन 4 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर से 4 केजी से किलोग्राम से इसका वेट कम है, ठीक है। रेंज कितनी है, 500 मीटर्स है। डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, पुणे बेस्ड फैसिलिटी आर्मर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कोलैबोरेशन विद हैदराबाद बेस्ड दिवीपा आर्म्ड इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जो क्या है हैदराबाद में जो एक बेस्ड है, वहाँ बेस है, वहाँ उसके साथ इन्होंने मिलकर बनाया है, ठीक है। इसका हम देखते हैं क्या है, उग्रम क्या, स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनियस असॉल्ट राइफल है ये, डेवलप्ड बाय आर्म्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE और DRDO ने मिलकर बनाया है इसको। इट वाज डेवलप्ड इन लेस देन 100 डेज, 100 डेज के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, 500 मीटर्स इसकी रेंज है। और द राइफल हैज़ 20 राउंड्स मैगजीन्स हैं इसमें, मतलब एक बार में 20 राउंड्स फायर कर सकती है ये, जस्ट लाइक मशीन गन, ठीक है। आप इसको देखिए इमेज को, इसमें शायद क्लियर नहीं आ रही है, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये इमेज कहीं से मिल जाएगी। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ उनको बेनिफिट मिल सके इन चीज़ों का। तो आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आने वाले सारी क्लासेस का फ़ायदा आपको मिल सके। हैव अ गुड डे, थैंक यू।